हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजना यादव और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ये आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, एमटीएस दे रहे हो, डी ट्रिपल एस भी दे रहे हो, यूपी टेट दे रहे हो, सी टेट दे रहे हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी लेवल का हो, आपको इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, सूफियों की भाषा में, सूफियों की भाषा में जियारत, जियारत क्या था? ठीक है, तो जियारत बेसिकली बोला जाता है आपको किसको? जियारत के बारे में ये आपसे पूछ रहा है कि जियारत एक वर्ड है, इसको हम सूफियों की भाषा में क्या कहेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन ए है संतों के मकबरों की बरकत, बरकत यानी कि आध्यात्मिक कृपा। अब आप ये वर्ड समझ लेना कि बरकत का मतलब होता है आध्यात्मिक कृपा। कई बार आपसे ये मैचिंग में क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो संतों के मकबरों की बरकत प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन आपका बोलता है ईश्वरीय नाम का गायन करना। तीसरा ऑप्शन आपका आता है फुतूह, फुतूह का मतलब होता है बेमांगा दान। तो इसको भी, इस वर्ड को भी अच्छे से याद कर लेना, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि फुतूह का मतलब क्या था या फिर बेमांगा दान का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब फुतूह होता है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन कह रहा है कि फुतूह पर चलाई जा रही निशुल्क रसोई अर्पित करना, यानी कि लंगर देना। ठीक है, यानी कि लंगर करना, जैसे कि हमारे यहाँ होता है बेसिकली उस तरह से। या फिर ऑप्शन डी है औकाफ, औकाफ का मतलब होता है पूर्त न्याय स्थापित करना। ठीक है, तो जियारत का मतलब क्या होता है बेसिकली सूफियों की लैंग्वेज में? तो जियारत का मतलब होता है संतों के मकबरों की बरकत प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा करना। मतलब कि जो संत हैं उनके जो मकबरे हैं उनकी तीर्थ यात्रा हम करने जाते हैं, तो उससे हमें क्या मिलती है? उससे हमें बरकत मिलती है, उसका मतलब होता है जियारत। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था? आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका है कंथक, सेकंड है अलार कलाम, थर्ड है आपका चन्ना, और फोर्थ है आपका गौशाल मखलीपुत्र। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर में ऑप्शन ए में केवल एक, ऑप्शन बी केवल फोर, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन डी आपका है थर्ड और फोर्थ। तो इन चारों में से कौन सा है जो बुद्ध से संबंधित नहीं है, आपको ये बताना है। तो बुद्ध के जीवन से सिर्फ और सिर्फ कौन संबंधित नहीं है? मखलीपुत्र, गौशाल, यानी कि ये जो है ये संबंधित नहीं है। कंथक संबंधित है, अलार कलाम संबंधित है और चन्ना संबंधित है। कंथक उनके प्रिय घोड़े का नाम था, अलार कलाम उनके गुरु का नाम है और चन्ना उनके शिष्य का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नई शोरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर कोलकाता शहर बना था? बेसिकली ये क्वेश्चंस आप देखिए कि कितना इजी है कि कोलकाता कौन से गांव से मिलाकर बना है, लेकिन इसके पूछने का ट्रिकी मोड देखिए कि क्या है। तो आपको इसमें ये बताना है कि कलकत्ता जो है वो कौन से गांव से मिलकर बना है। ऑप्शन ए है मिदनापुर, मिदनापुर, चटगांव और बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव और बर्दवान। ऑप्शन बी है परगना, कालीकता और ठाकुर गांव। ऑप्शन सी है सूतानती, कालीकता और गोविंदपुर। ऑप्शन डी आपका आता है मिदनापुर, ठाकुर गांव और गोविंदपुर। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको तीन गांव के नाम बताने हैं जिनसे क्या मिलकर बना है? जिनसे मिलकर के कोलकाता बना है। तो कोलकाता किनसे मिलकर के बना है? कोलकाता आपका बना है सूतानाती, कोलिकता और गोविंदपुर से मिलकर के ये क्या बना है? आपका कोलकाता बना है। ठीक है, कोलकाता की स्थापना किसने की थी? कोलकाता की स्थापना किसने की है ये आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने, 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया था। कहां पर? केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया था।
ऑप्शन सेकंड आपका है प्रांतीय कार्यकारिणी में द्विशासन आरंभ किया था, या फिर भारत में संघीय शासन प्रणाली को आरंभ किया था। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने क्या स्थापित किया था। ऑप्शन ए बोलता है फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन बी सेकंड और थर्ड, ऑप्शन सी बोल रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों, और ऑप्शन डी बोल रहा है फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें से क्या हो सकता है भाई? भारत में संघीय जो शासन प्रणाली थी वो कब स्थापित की गई थी? वो तो 1935 के अधिनियम में की गई थी। तो 1919 के अधिनियम में बेसिकली क्या स्थापित किया गया था? केंद्रों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया था, और क्या किया गया था? और प्रांतों में जो प्रांतीय कार्यकारिणी थी उसमें भी क्या कर दिया गया था? द्विशासन आरंभ कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? द्विशासन आरंभ कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। तो आपको ये बताना है कि 13वीं 14वीं शताब्दी में भारतीय किसान किस चीज की खेती नहीं करते थे? गेहूं की, जौ की, चावल की, या फिर मक्का की? तो 13वीं और 14वीं सदी में जो भारतीय किसान थे वो मक्का की खेती नहीं करते थे। किसकी खेती नहीं करते थे? मक्का की खेती नहीं करते थे। मक्का कब आया है? मक्का आपका आया है जब आपके कौन पुर्तगाली आए हैं, तब मक्का की खेती यहाँ पे क्या हुई है? प्रारंभ की गई है। उससे पहले भारतीय किसान मक्का के बारे में नहीं जानते थे। नेक्स्ट आपका आता है महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। समसामयिक मतलब कि समकालीन। ठीक है, तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समसामयिक थे? अब इसमें आपको दो क्वेश्चंस मिल गए। एक तो ये कि पतंजलि की रचना किसने की है, सॉरी महाभाष्य की रचना किसने की है? पतंजलि ने की है। ठीक है, तो पतंजलि जो थे उन्होंने महाभाष्य की रचना की, और ये किसके समकालीन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, अशोक के समकालीन थे, या फिर पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, या फिर ऑप्शन डी आपका आता है चंद्रगुप्त फर्स्ट के समकालीन थे। तो जो पतंजलि के लेखक थे, महाभाष्य के लेखक पतंजलि थे, वो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में निवास करते थे, और उन्होंने यहाँ पे क्या महाभाष्य की रचना की थी। नेक्स्ट आपका आता है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह कहाँ था? तो महापरिनिर्वाण का मतलब होता है जब उनकी मृत्यु हो गई थी, जब उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो वो कौन से राज्य में हुई थी? ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी मल्ल कुशीनगर, और ऑप्शन डी वत्स। तो महापरिनिर्वाण जब गौतम बुद्ध का हुआ था तो वो हुआ था आपका मल्ल कुशीनगर में। कहाँ पे हुआ था? मल्ल कुशीनगर में। ठीक है, तो ये याद रखना, कई लोगों को ये याद नहीं रहता है कि मल्ल कुशीनगर में हुआ था। फिर आपका आता है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादातर बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं कि अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हमें आता है, इसको पढ़ते नहीं है अच्छे से, और वहां पे जब ऑप्शन आता है तो गलत मार्क कर आ जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी श्रावस्ती में, ऑप्शन सी कौशाम्बी में, और ऑप्शन डी राजगृह में। तो बुद्ध ने ज्यादा से ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने ज्यादा से ज्यादा उपदेश आपके कहा दिए थे? ज्यादा उपदेश उन्होंने दिए थे श्रावस्ती में। कहा दिए थे उन्होंने? श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है गुप्त काल में वराह मिहिर की जो प्रसिद्ध पुस्तक है व्रत संहिता की रचना की थी, यह किस विषय पर आधारित है? यह किस विषय पर आधारित है? अब ये एक क्वेश्चन है लेकिन इस पे तीन आंसर है। पहला ये कि जो वराह मिहिर है वो उन्होंने किसकी रचना की? उन्होंने व्रत संहिता की रचना की, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कब की? गुप्त काल में की। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि व्रत संहिता जो है वो किस पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन ए है खगोल विज्ञान, ऑप्शन बी शासन कला, ऑप्शन सी चिकित्सा की आयुर्वेद पद्धति, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो ये चारों आपको ऑप्शन बताने हैं, इनमें से व्रत संहिता किस पर आधारित है? तो आपकी जो व्रत संहिता है वो किस पर? खगोल विज्ञान पर आधारित है। किस पर आधारित है? खगोल विज्ञान पर आधारित है। किसने रचना की इसकी? वराह मिहिर ने रचना की। कब की? गुप्त काल में की। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना। दूसरा आपका नेक्स्ट आता है 1756 में ब्रिटिश द्वारा की गई कोलकाता की किलेबंदी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने क्या माना? यानी कि 1756 में जो ब्रिटिश ने कोलकाता की किलेबंदी की तो उस समय क्या
बंगाल का नवाब कौन था? ये आपका एक सेकंड क्वेश्चन बन गया है इसमें कि बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला है वो कब था? 1756 में था। ठीक है, तो जब ब्रिटिशर्स ने कोलकाता की किलेबंदी की तो सिराजुद्दौला ने क्या माना कि इन्होंने कोलकाता की किलेबंदी क्यों की, आखिर क्यों किया इन्होंने कोलकाता को किलेबंद? ऑप्शन ए है आपका बड़े पैमाने पर ब्रिटिश व्यापार की वृद्धि करना, ऑप्शन बी अपनी प्रभुता पर आक्रमण, ऑप्शन सी भारत में ब्रिटिश की असुरक्षा के कारण, ऑप्शन डी बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण, कि बंगाल में ब्रिटिश अपना नियंत्रण रखना चाहते थे इसलिए उन्होंने क्या किया, कोलकाता की किलेबंदी कर दी। तो ऐसा नहीं था, उन्होंने 1756 में कोलकाता की किलेबंदी की थी, बड़े पैमाने पर ब्रिटिश व्यापार में वृद्धि करना चाहते थे इसीलिए, लेकिन सिराजुद्दौला ने कोलकाता को किलेबंद करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में आप मतभेद प्रारंभ हो गया और इसी वजह से 1757 में क्या बंगाल में क्या हो गया, प्लासी का युद्ध छिड़ गया। क्या छिड़ गया? प्लासी का युद्ध छिड़ गया। ठीक है, इसके बाद आता है कि आजादी की लड़ाई में कौन सा एक महत्वपूर्ण रसायन था जो कि प्रतीक चिन्ह बना। तो आपको एक रसायन का नाम बताना है जो कि आजादी के समय एक महत्वपूर्ण चिन्ह माना जाता था। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी खाद, ऑप्शन सी औषधि और ऑप्शन डी आपका आता है सोडियम क्लोराइड। तो ये रसायन है, ये इनमें से कौन सा एक रसायन है जिसने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया? तो आपका है क्या? सोडियम क्लोराइड। क्या ऑप्शन है? कौन सा रसायन था वो जो आजादी के समय लड़ाई में यूज किया जाता था? तो वो किया जाता था आपका सोडियम क्लोराइड। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद करना है आपको। नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित सूफियों में कौन कृष्ण को औलिया के अंतर्गत मानता था? अंतर्गत का मतलब हो गया कि कौन कृष्ण को औलिया के समान मानता था, मतलब कृष्ण और औलिया एक समान है। ठीक है, ऑप्शन ए है शाह अब्दुल अजीज, ऑप्शन बी शाह वलीउल्लाह, ऑप्शन सी आपका आता है शाह कलीमुल्लाह और ऑप्शन डी आता है मोहम्मद गौस। तो इनमें से आपको सूफी जो संत हैं उनके बारे में बताना है कि कौन कृष्ण को औलिया के अंतर्गत मानता था, यानी कि एक समान मानता था। तो मोहम्मद गौस को आपको याद रखना है कि मोहम्मद गौस जो थे वो कृष्ण को औलिया के समान मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था वो कौन था? ये क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन इसको देखो पूछा कैसे है कि राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। ये जो वंश है ये बहुत ही फेमस वंश है हिस्ट्री में, जिसको पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। ये मौर्य साम्राज्य का था, जिसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए अजात शत्रु, बी चंद्रप्रद्योत, ऑप्शन सी प्रसेनजीत या ऑप्शन डी उदयन। तो मगध साम्राज्य का एक बहुत ही फेमस जो वंश था उसको पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, जो राजगद्दी पाने के लिए अपने पिता की मृत्यु कर दी जिसने। वो कौन था? तो वो था अजात शत्रु, क्योंकि इनके पिता ने भी क्या किया था? राजगद्दी के लिए अपनी पिता की मृत्यु की थी। तो सेम उसी तरह से उनके पुत्र ने भी उनकी मृत्यु कर दी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे उसके बारे में बताना है कि ऑप्शन ए आपका श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे वो कौन था? वो चंद्रगुप्त फर्स्ट था। और आपको मुझे कमेंट पे ये बताना है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कौन से सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कौन से सिक्के जारी किए थे? आपको मुझे कमेंट पे ये बताना है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित सूफियों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में जाकर बस गए थे? वैसे तो आपको पता होगा ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं। जैसे ऑप्शन ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन सी शेख निजामुद्दीन औलिया और ऑप्शन डी शेख सलीम चिश्ती। तो कौन थे जो अजमेर में सर्वप्रथम जाकर बस गए थे? तो
जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो सर्वप्रथम अजमेर में जाकर बस गए थे। ये अजमेर में जो इनकी फेमस दरगाह है, ठीक है, अजमेर शरीफ, वहां पे अकबर जाया करता था, वहां पर जाकर के उनको अपने पुत्र सलीम की प्राप्ति हुई थी। तो ये बहुत ही फेमस जो है सूफी संत, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है इनको। नेक्स्ट आपका आता है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी अब्दुल रहीम खाने खाना। तो हिंदी की खड़ी बोली का जनक एक ही को माना जाता है। वैसे तो काफी सारे लोग थे जिनको हिंदी के बारे में और काफी जो भाषाएं हैं उनके बारे में जानकारी थी, जैसे कि अल-बुरूनी है, वो भी काफी ज्ञाता थे, विद्वान थे। अब्दुल रहीम खाने खाना वो भी। लेकिन बेसिकली हिंदी खड़ी बोली का जनक सिर्फ और सिर्फ अमीर खुसरो को माना जाता है, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, इनको हिंदी हिंदी भाषा का जनक भी माना जाता है, ठीक है। तो हिंदी की खड़ी बोली का जनक किसको बोला जाता है, अमीर खुसरो को माना जाता है। आपको ये बताना है कि वो उस यंत्र का नाम बताइए जिसकी जो रचना है, जिसका जो आविष्कार है वो अमीर खुसरो ने किया था। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे किस में बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था। कि एक वर्ष में हम स्वराज को क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। ये नारा गांधी जी ने कब दिया था, कौन से आंदोलन के दौरान दिया गया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए दांडी मार्च के समय, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन के समय, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, ऑप्शन डी गोलमेज आंदोलन के समय। जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था उस समय उन्होंने कहा था कि एक वर्ष में स्वराज प्राप्त कर लूंगा। तो ये जो आंदोलन था ये था असहयोग आंदोलन के दौरान, जब उन्होंने क्या किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो उस समय उन्होंने कहा था कि मैं एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो उस समय भारत में जगह जगह पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फैला हुआ था, जिसके दौरान गांधी जी ने ये नारा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। तो आपको उस शासक का नाम बताना है। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो दिल्ली सल्तनत में बेसिकली एक ही शासक था जो बहुत ही विद्वान था कहने को, लेकिन वो था मूर्ख, क्योंकि उसने जितने अभियान किए थे वो पांचों के पांचों क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। तो वो कौन सा ऐसा विद्वान था, जो था तो बहुत शासक था जो बहुत विद्वान था, लेकिन उसके सारे जितने अभियान थे वो क्या हुए थे, असफल हुए थे। तो वो जो मूर्ख शासक था जिसको विद्वान कहा जाता है वो था मोहम्मद बिन तुगलक, वो था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कथन, कौन सा कथन जजमानी व्यवस्था के बारे में सत्य नहीं है। आपको क्या बताना है, जजमानी व्यवस्था के बारे में क्या गलत है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि ये बाजारेतर विनिमय व्यवस्था थी, ऑप्शन बी बोल रहा है यह पूर्व औपनिवेशिक काल के दौरान अनेक गांव और क्षेत्रों में प्रथा थी, ऑप्शन सी कह रहा है कि औपनिवेशिक शासन के दबाव के तहत यह शुरू कर दी गई थी, या फिर ऑप्शन डी यह विनिमय की अपेक्षाकृत अधिक व्यापक नेटवर्कों में संभावित तिथि थी जिसके द्वारा कृषि उत्पाद व अन्य वस्तुएं क्या होती थी, परिसंचालित की जाती थी, ठीक है। तो आपको इसमें ये बताना है कि जजमानी व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो बेसिकली हम देखेंगे कि जो ये औपनिवेशिक, ऑप्शन सी है कि यह औपनिवेशिक शासन के दबाव के तहत क्या कर दी गई थी, शुरू कर दी गई थी, ये गलत है क्योंकि यह औपनिवेशिक शासन के दबाव के तहत शुरू नहीं की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने आगरा शहर की क्या की थी, स्थापना की थी। ऑप्शन ए बलबन ने, ऑप्शन बी बहलोल लोदी ने, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी ने और ऑप्शन डी फिरोज तुगलक ने। तो आगरा की स्थापना बेसिकली अकबर ने की थी। आगरा की स्थापना किसने की थी, लोदी वंश का ये शासक था सिकंदर लोदी, जिसने क्या आगरा की स्थापना की थी 1504 में। कई जगह आपको 1505 भी दिखेगा, लेकिन ये सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना की थी। और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और ये बहुत ही
सारे एग्जाम्स में अभी आए थे, रिसेंटली अभी एग्जाम हुआ था टीजीटी बीजीटी का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप ये देखेंगे कि आगरा जो है, आगरा की स्थापना दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी ने की थी, लेकिन आगे चलकर जब मुगल आए थे तो उन्होंने इसको क्या अपनी राजनीतिक राजधानी के रूप में स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक किताब मुगल शाही परिवार की एक महिला ने लिखी थी? ऑप्शन ए अकबरनामा, ऑप्शन बी बाबरनामा, ऑप्शन सी हुमायूंनामा और ऑप्शन डी बादशाहनामा। तो आपको उस महिला का नाम बताना है, उस किताब का नाम बताना है जिसने ये क्या की थी, किताब लिखी है, और महिला का भी नाम बताओगे कि वो कौन सी महिला थी जिसने इस किताब की रचना की। तो हुमायूंनामा जो है वो बेसिकली किसने, उनकी बहन गुलबदन बेगम थी, उन्होंने हुमायूंनामा की रचना की थी। वैसे तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की है, लेकिन आगे और भी सारी ऐसी विद्वान महिलाएं थी जो औरंगजेब की पुत्री भी थी। ये सारे लोग भी क्या करते थे, विद्वान होते थे, और काफी पत्र और पत्रिकाएं और जो किताबें हैं ये भी लोगों ने लिखी हैं। सो थैंक यू सो मच। आगे हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम काफी मिक्स्ड क्वेश्चंस जो है उसको हम करेंगे। अभी आज हमने इस लेक्चर में मिक्स क्वेश्चन किए थे, अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं टॉपिक वाइज जो चैप्टर्स वाइज है उसके क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगी, और ये आपके सभी एग्जाम में इक्वली हेल्पफुल है। सो प्लीज इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।